इस वीडियो में अब हम ये स्टार्ट करेंगे कि हम ये शो करेंगे कि जो ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन है वो और जो कम्यूटेशन रिलेशंस हैं दे आर इक्विवेलेंट, उनके पास इक्विवेलेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इस पर्टिकुलर गोल के लिए हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि हमें अब जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है उसकी मोड एक्सपेंशन चाहिए किसी तरीके से, लेकिन अभी तक वो हमारे पास नहीं है। तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ को डिटरमिन करना इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि हम दोबारा से अपने उस एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे जो कि चार्ज का एक्सप्रेशन था। तो चार्ज का एक्सप्रेशन जो था वो कुछ यूँ है कि चार्ज इज़ 1/2πi दिस थिंग, और दूसरी जो टर्म है वो कुछ इस तरह से है। राइट। अब हम क्या करेंगे कि हम एक पर्टिकुलर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन क्या बनता है। तो हमने जब 2 डायमेंशनल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़नी शुरू की थी तो हमने ये कहा था कि जो z है वो इस तरह से चेंज होता है, z प्लस सम आर्बिट्ररी फंक्शन, आर्बिट्ररी होलोमॉर्फिक फंक्शन, यानी कि ऐसा फंक्शन जो सिर्फ z पे डिपेंड करता है। लेकिन इसको आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड एक्सपेंशन थी इसकी। सो इट्स एप्सिलॉन n प्लस 1, दैट्स इट। और इसी तरीके से आप z बार को भी कर सकते हो, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे बिकॉज हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमने ये कहा था कि z और z बार काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट हैं, तो हम z की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे लेकिन z बार की नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो एप्सिलॉन z है जो वो है माइनस दिस होल थिंग, राइट। लेकिन जो एप्सिलॉन बार है, एप्सिलॉन बार z बार, दैट्स 0, ठीक है। अब एप्सिलॉन z जो है वो उसमें इतने ज़्यादा सारे ये एप्सिलॉन n मौजूद हैं, तो अब हम ये कर सकते हैं कि उनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो रखें, बाकी ज़ीरो कर दें। यानी कि एक पर्टिकुलर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हम ले रहे हैं तो हम यही करेंगे कि एक कोई एप्सिलॉन n को नॉन ज़ीरो रखते हैं और बाकी सबको ज़ीरो कर देते हैं। तो देखते हैं कि जो चार्ज का एक्सप्रेशन है वो क्या बनता है। सो चार्ज का एक्सप्रेशन बनेगा कुछ इस तरीके से। तो इसमें बार वाली टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी बिकॉज एप्सिलॉन बार z बार जो है वो ज़ीरो है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। सो एप्सिलॉन z आएगा, लेकिन एप्सिलॉन z का एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया है अभी कि वो है, आई एम सॉरी मैंने पीछे चार्ज के एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन लिखा है, यहाँ पे आना है ज़ाई बार, और यहाँ पे यहाँ पे एप्सिलॉन बार है। तो ये चीज़ जो है एप्सिलॉन n ये हमारे बीटा का रोल प्ले करेगी। अब मैंने कहा था कि जो पैरामीटर है वो बीटा होगा, ठीक है जी, मैंने पिछली वीडियोस में कहा था। इसका मतलब है कि जो ज़ाई z है उसमें एप्सिलॉन बार निकाल दो, बाकी ये माइनस आएगा, और ज़ाई बार z बार जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो एप्सिलॉन बार नहीं आएगा, एप्सिलॉन n नहीं आएगा इसमें आएगा माइनस, इसमें सिर्फ आएगा यानी कि ये चीज़, लेकिन ये जो है ये इक्वल है माइनस z पावर n प्लस 1 के, ठीक है। सो ये आएगा माइनस 1/2πi tz z पावर n प्लस 1, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि ये जो चार्ज है ये बिल्कुल इस तरह से एक्ट करना चाहिए ऑपरेटर के ऊपर, जो भी हमारी फील्ड है उसके ऊपर इस तरह से एक्ट करना चाहिए कि जैसे कि यानी कि अगर आप इसको इस तरह से एक्ट करवाओ तो ये बिल्कुल इस तरह एक्ट करना चाहिए जैसे कि जनरेटर ने एक्ट किया है उसके ऊपर, फील्ड के ऊपर। तो अगर ये बात सही है कि ये चार्ज जो है ये काइंड ऑफ जनरेटर है, तो क्या ये किसकी चीज़ के इक्वल होना चाहिए? क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पर्टिकुलर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी कि अगर मैं ये सम हटा दूँ और सिर्फ ये लिखूँ, तो इस पर्टिकुलर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो जनरेटर है वो क्या है? हमने ये देखा था कि हमने यहाँ से जब हम ये स्टडी कर रहे थे कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ वीडियोस पहले, तो हमने ये जनरेटर्स डिफ़ाइन किए थे माइनस दिस थिंग, राइट। क्योंकि इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से, और ये जो है सब कुछ एप्सिलॉन के बगैर ये जनरेटर है, राइट। तो फिर बाद में हमने इसकी सेंट्रल एक्सटेंशन को स्टडी किया था, राइट, एल्स की, स्मॉल एल्स की, और हमने कहा था कि ये यूरेस सोरो जनरेटर्स हैं जो कि कैपिटल एल के साथ आते हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अगर कोई जनरेटर एसोसिएट करता है तो इट्स लाइक एल एन, ठीक है। तो एल एन
का कोई मल्टीपल आ सकता है क्यू के इक्वल, लेकिन क्या कहते हैं, तो अभी कह सकते हो कि इट्स सम मल्टीपल ऑफ एल एन, लेकिन ये एल एन का क्या मल्टीपल है? वेल, ये पता करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एक फील्ड के ऊपर जो जनरेटर वो एक्ट करता है इस पर्टिकुलर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, वो जनरेटर क्या है। ठीक है, तो चूंकि अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन था पीछे चार्ज के लिए, ये किसी भी फील्ड के लिए सही था, तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बहुत ही स्पेशल केस के लिए, जिससे हमें बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर मल्टीपल जो है एल एन का, ये मल्टीपल क्या है। तो हम बात करेंगे प्राइमरी फील्ड्स के लिए। सो प्राइमरी फील्ड एट ज़ीरो, सो एट 0 0, इससे कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो जाएगी। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो प्राइमरी फील्ड्स का जो वो है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, वो कुछ इस तरीके से है, z f बार z बार इक्वल्स पार्शल f z पार्शल z माइनस h पार्शल f बार z बार ओवर पार्शल z बार माइनस h बार मल्टीप्लाइड बाय फाई एट z एंड z बार। ठीक है, तो मैं कह ही रहा हूँ कि जो z और z बार है दैट्स ज़ीरो। ठीक है, और फंक्शन ऑफ f क्या है? फंक्शन ऑफ f जो है वो नया z होता है। तो अगर हम z की वो देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने आपको भी बताया ऊपर कि वो ये है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी ये z होगा, ये ज़ीरो होगा, लेकिन इसका एक नॉन ज़ीरो डेरिवेटिव है। तो आप ये देख सकते हो कि फंक्शन ऑफ f का जो डेरिवेटिव है एट z वो है 1 माइनस n प्लस 1 एप्सिलॉन n z टू द पावर n। ठीक है, और इसी तरीके से f बार का भी है, लेकिन हम चूँकि z बार को वो नहीं कर रहे। अब अगर आप ऊपर वाली ट्रांसफॉर्मेशन में देखो तो यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि ये जो ज़ाई बार है वो ज़ीरो है, इसका मतलब है कि z बार ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, तो हमें वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फैक्टर आएगा ही नहीं इसके अंदर। और इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारे केस में ये z बार ही है। ठीक है, ओके, सो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो इट लुक्स लाइक दिस, z माइनस एप्सिलॉन n प्लस 1, और ये किसी भी z के लिए है, एट द एंड हम z को ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक है, सो इट्स इक्वल टू दिस पर्टिकुलर डेरिवेटिव जिसको मैंने कैलकुलेट किया, 1 माइनस 1 प्लस 1 एप्सिलॉन n z n एट z एंड z बार, और ऑब्वियसली यहाँ पे z बार तो आना ही है। ओके, सो अब अगर मैं इस चीज़ को टेलर एक्सपेंड करूँ अराउंड z एंड z बार, तो ये कुछ यूँ बनता है, फाई बार z बार माइनस दिस थिंग, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ फाई बार एट z एंड z बार। लेकिन चूँकि ये डेरिवेटिव ऑफ फाई बार है, तो फाई बार जो है वो फाई के से डिफरेंट है, लेकिन उसमें जो करेक्शंस आएंगी अगर मैं इसको एक्सपेंड करना शुरू करूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक डेरिवेटिव ऑफ फाई प्लस समथिंग, लेकिन उसके अंदर फिर पैरामीटर आएगा, तो ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा पैरामीटर के अंदर, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, तो हम सिंपली फाई बार को फाई से रिप्लेस कर सकते हैं। सो इट्स इक्वल टू फाई एट z एंड z बार माइनस n प्लस 1 समथिंग लाइक दिस मल्टीप्लाइड बाय फाई ऑफ z बार। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर हमने चेंज इन द फील्ड कैलकुलेट करना है, इट्स समथिंग लाइक दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय z n प्लस 1 डेरिवेटिव माइनस माइनस यस n प्लस 1, ओके, n प्लस 1 z टू द पावर n। ठीक है, एक्टिंग ऑन दिस थिंग। सो ये जो चीज़ है ये है चेंज इन फाई एट z एंड z बार इक्वल्स दिस थिंग। अच्छा, ये जो चीज़ है ये है माइनस ऑफ विरासोरो जनरेटर एट n, यानी कि nth विरासोरो जनरेटर, क्योंकि अगर आपको याद हो तो विरासोरो जनरेटर जो था वो उसको हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया था, इस तरीके से। ठीक है, ओके, माइनस n प्लस 1 z to the power n phi like this।
अब मैंने कहा था कि मैं इनिशियली फील्ड को ले रहा हूँ 0 0 पे, ठीक है, तो इट्स समथिंग लाइक दिस थिंग, सॉरी 0 0 इक्वल्स माइनस समथिंग लाइक दिस एट 0 0, बल्कि इसको आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। सो इस यानी कि ये बहुत ही ह्यूरिस्टिक सा आर्ग्यूमेंट है, ये कोई बहुत रिगोरस आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये आपको एटलीस्ट ये दिखा रहा है कि जो चेंज इन फाई है उसमें माइनस टाइम्स विरासोरो जनरेटर आता है, और ये तो खैर पैरामीटर है, जो एप्सिलॉन ई है ये खैर पैरामीटर है, लेकिन जो साथ में इसके जनरेटर आता है वो है माइनस टाइम्स विरासोरो जनरेटर। तो इसका मतलब ये है कि जो ये चार्ज है, मैंने कहा था कि कोई मल्टीपल होना चाहिए विरासोरो जनरेटर का, इट शुड बी इक्वल टू माइनस एल एन। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो चार्ज है वो इक्वल था 1/2 पाई आई के मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी इसको इस तरह नहीं लिखते, इस तरह लिख लेते हैं, टी जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड प्लस 1। सो इसको मैं अगर ऊपर जाके देखूं तो आई थिंक इसके साथ एक माइनस साइन था, यस ओके, तो इसके साथ एक माइनस साइन था ये, और ये इक्वल होना चाहिए माइनस एल एन के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये वाली, इट इज़ एल एन। लेकिन अब हम इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन से ये देख सकते हैं कि जो टी है, टी जेड, इसकी अगर मोड एक्सपेंशन होती तो उसके मोड्स क्या होते। तो अगर तो टी जो है, अगर उसकी मैं मोड एक्सपेंशन इस तरह से लिखूं, z पावर n और सम मोड, सपोज करो सब कोई मोड्स हैं इसके कुछ, और फिर ये लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। सो इसको बल्कि समेशन वेरिएबल को कुछ और कर लेते हैं, m सो 2 पाई आई टी जेड जेड एन प्लस 1, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन हो रही है ये एक काउंटर पे हो रही है जो कि 0 के अबाउट एक सर्कल है, यानी कि ओरिजिन के अबाउट। सो दिस शुड बी इक्वल टू m एनी इंटीजर दिस थिंग, और यहाँ पे पहले ही z पावर m मौजूद है और यहाँ से z पावर n प्लस 1 भी आएगा, यानी कि यहाँ से एक्चुअली इसके साथ मिल के, सो ये बनेगा z पावर n प्लस m प्लस 1, ठीक है, दैट्स इट। तो अब हमें ये बात पता है कि ये चीज़ जो है ये आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पता होनी चाहिए कि ये चीज़ जो है ये 1 है, लेकिन सिर्फ तब जब n प्लस m प्लस 1 जो है ये -1 के इक्वल हो, यानी कि ये n प्लस m प्लस 1 जो है ये -1 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये बात सही है, n प्लस m प्लस 1 जो है ये इक्वल है -1 के, तो इसका मतलब ये है कि m जो है ये होगा -2 n या फिर -n -2। ओके, इसका मतलब ये है कि इस पूरे सम में से सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है -n -2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ये चीज़ हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे, ये चीज़ ये इसके भी इक्वल है, और ये ऊपर भी हमने देखा था कि ये इसके भी इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है ये विरासोरो जनरेटर के इक्वल है। इसका मतलब ये है, अगर मैं सपोज़ करो -n -2 को कुछ नया लिख दूँ, l फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका मतलब होगा कि जो n है वो -l -2 है। आई थिंक यस दैट्स ट्रू। इसका मतलब है कि जो विरासोरो जनरेटर है दैट्स -l -2, दैट्स इक्वल टू ml, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो t की एक्सपेंशन है दैट्स समथिंग लाइक दिस, m ऑफ एनी इंटीजर z पावर m l, यहाँ पे m था ना, तो यहाँ पे आएगा l -m -2, ये ऊपर वाली इक्वेशन को यूज़ करके, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई एक समेशन वेरिएबल चाहता हूँ तो मैं इसको कुछ नया समेशन वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, n कर लेते हैं अगेन फॉर एग्जांपल, क्योंकि डमी वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि m जो है ये -n -2 है, तो ये चीज़ n है, और m हमने अभी देखा है कि ये -n -2 है, तो -n और -2 है, राइट। तो आप देख सकते हो कि जो विरासोरो जनरेटर्स हैं दे आर मोड्स ऑफ दैट स्ट्रेस एनर्जी टेंसर, ठीक है। तो हमने मोड एक्सपेंशन पता कर लिया स्ट्रेस एनर्जी टेंसर की क्या है। अब हम क्या करेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे
दी कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन दीज थिंग्स। और अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ वीडियोस पहले आपको ये बताया था कि अगर कोई प्राइमरी फील्ड हो हमारे पास, कायरल प्राइमरी फील्ड कर लेते हैं आसानी के लिए। जो मैं रिजल्ट बताने लगा वो नॉन ओके। अब मैंने कहा ये था कि z बार जो है, सो इसमें अगर आप एक्सपेंड करो n m बार, सो इट्स समथिंग लाइक दिस -n -h z बार -m -h बार एंड दीज थिंग्स। तो ये वाले मोड्स और इन मोड्स के दरमियान कम्यूटेशन रिलेशन पता करने लगे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो इसके लिए भी वही होगा। और अगर सपोज़ करो हमारे पास एक कायरल फील्ड है जो कि z बार पे डिपेंड नहीं करती, ये वाली, सो अगर इस तरह से हो फॉर एग्जांपल n, तो इसके और इसके बाद बीच में जो कम्यूटेशन रिलेशन आएगा वो भी सिमिलर है, बिल्कुल सेम तरीके से आता है। तो मैं इसके लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। और जो वो वाला दूसरे वाला कम्यूटेशन रिलेशन है, यानी कि जिसमें फील्ड हमारी कायरल नहीं है, वो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट स्टेप्स के साथ आता है, तो वो आप करने की कोशिश कर सकते हो खुद। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट करना है ln और phi m फॉर एग्जांपल, ठीक है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे l के लिए, ln के लिए सॉरी, जो हमने ऊपर देखा था। तो इट्स 2 pi I इंटीग्रेशन ओवर z, सॉरी आई डोंट नो मैं इस तरह क्यों लिखता हूँ। सो इट्स dz ओवर 2 pi I dz zn+1, ठीक है। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि lm जो है वो है अगेन मैं इसको एज्यूम करता हूँ कि ये w पे डिपेंडेंट है। तो dw ओवर 2 pi I, और यहाँ पे भी ऑब्वियसली पे w आएगा। सो हमने किसी तरीके से यहाँ पे ओके यहाँ पे ये तो आएगा ही ऑब्वियसली, लेकिन हमने यहाँ पे कोई ऐसी पावर मल्टीप्लाई करवानी है w की, ये पावर सच दैट कि ये पावर और ये पावर जो है w की मिलकर टोटल पावर जो बनेगी वो -1 है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, ये वाले ट्रिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। सो p - n - h इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि p इज इक्वल टू n प्लस h -1, ठीक है। तो ये पावर आनी चाहिए w की। ओके, सो इट्स w पावर n प्लस h -1, ठीक है। तो ये हम दोनों क्या कहते हैं एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे और फिर देखते हैं कि ये कम्यूटेशन रिलेशन क्या बनता है। ओके, सो ये यूज़ करते हैं। सो ln दिस थिंग, ओके। सो हमारे पास दो डिफरेंट इंटीग्रेशंस हैं और ये दोनों इंटीग्रेशंस अगेन ये कॉन्टूर के कॉन्टूर इस पे कौन सा है, एक सर्कल अराउंड द ओरिजिन। सो सी जब मैं सी लिखूँ इसका मतलब है कि कॉन्टूर अराउंड द ओरिजिन, लेकिन आप इसको C0 भी लिख सकते हो क्योंकि ये एक सर्कल अराउंड द ओरिजिन है। तो ये कई टेक्स्ट बुक्स इस तरह से भी लिखती हैं। सो z की पावर आ रही है n+1, w की पावर आ रही है, सॉरी यहाँ पे m आना चाहिए था, आई एम सॉरी, यहाँ पे हाँ m था, n नहीं था। यहाँ पे ऑब्वियसली सिर्फ m आएगा अब, क्योंकि मैंने कायरल फील्ड रखी हुई है और m आएगा। ओके, सो w पावर m प्लस h -1 और साथ में कम्यूटेटर आएगा इसका, राइट। अब हम क्या करेंगे कि हम वो वाला रिज़ल्ट यूज़ करेंगे जो हमने आई थिंक जब हम रेडियल ऑर्डरिंग कर रहे थे तब हमने वो रिज़ल्ट डिराइव किया था कि अगर आप dz के अबाउट z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो अबाउट समथिंग लाइक दिस, और एक कम्यूटेटर है इस तरीके से, राइट। तो हमने ये देखा था कि इट बिकम समथिंग लाइक दिस। सो dz, लेकिन अब जो कॉन्टूर है वो चेंज हो जाता है अबाउट w और यहाँ पे रेडियल ऑर्डरिंग आ जाती है इन दोनों की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे इसके साथ और इसके साथ, तो इन दोनों को मिला के आप इस तरह से कुछ लिख सकते हो। तो लेट्स सी कि क्या बनता है। तो ये जो ऊपर वाला ये वाला सब कुछ है, यानी कि जो बॉक्स के ऊपर है, ये बॉक्स में हम रिज़ल्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो बॉक्स के ऊपर जो है वो बनेगा w इंटीग्रेशन को कुछ भी नहीं होगा, और z और w को भी छोड़ देते हैं, अभी कुछ नहीं करते, राइट। सो अब ये बनेगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, लेकिन अब कॉन्टूर जो है वो चेंज हो चुका है, w के अब अबाउट हो चुका है, और रेडियल ऑर्डरिंग ऑफ
टी एंड दिस प्राइमरी फील्ड, तो रेडियल ऑर्डरिंग ऑफ टी एंड दिस प्राइमरी फील्ड। बट ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है सिवाय ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन की, तो वो तो हमें पता है कि वो क्या होती है इन एक स्ट्रेस एनर्जी टेंसर की प्राइमरी फील्ड के साथ। सो इट्स H फाइंड दिस Z माइनस W होल स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ W समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ओके। सो अब हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, बल्कि मुझे z को बाहर नहीं रखना चाहिए था, z को यहाँ रखना चाहिए, z n प्लस वन प्लस जेड एन प्लस वन, बिकॉज z के अबाउट इंटीग्रेशन हो रही है, राइट। ओके, और w को मुझे साइड पे रखना चाहिए, सॉरी m प्लस एच माइनस वन, यस। सो अब मैं ये दोनों टर्म्स को इवेल्यूएट करूँगा, इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशंस के साथ ऑब्वियसली। तो पहली टर्म जो है वो कुछ यूँ है, जो z पे चीज़ डिपेंड नहीं करती उसको मैं बाहर निकाल दूंगा। तो पहली टर्म है ये h फाई ऑफ w और साथ में ये इंटीग्रेशन, सो z n प्लस वन ओवर z माइनस w स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहली टर्म है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला, जो कि मैंने आई थिंक पिछली वीडियोज़ में भी कोट किया था कि कोई भी फंक्शन जो हो उसका डेरिवेटिव एट w इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन, और ऑब्वियसली जो कॉन्टूर है वो अराउंड w है, तो कॉन्टूर अराउंड w दैट फंक्शन z डिवाइडेड बाय z माइनस w स्क्वायर। तो अब अगर आप कंपेयर करो ये ऊपर नीचे वाली साइड्स को, तो फंक्शन ऑफ z जो है वो ऑब्वियसली क्या है z प्लस वन, और बाकी सब कुछ सेम है। तो ये क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ w n प्लस वन, बिकॉज आप इस साइड पे देखो तो फंक्शन में w आ गया। तो डेरिवेटिव क्या है w पावर n प्लस वन का, वो है n प्लस वन पावर w पावर n। ठीक है, तो सिंपली इतनी सी बात है। तो ये बनेगा n प्लस वन इंटू w पावर n। ठीक है, ओके। सो इसको आप ख़त्म कर सकते हो, साथ में h तो आएगा और ये फील्ड भी आएगी, लेकिन उसके साथ आएगा n प्लस वन इंटू डब्ल्यू पावर n। ये ऑब्वियसली इंटीग्रेशन अब इसके साथ नहीं है, लेकिन मैं इसको हटा दूंगा थोड़ी देर बाद, मैं ये दूसरी वाली टर्म कैलकुलेट कर लूँ, यानी कि इंटीग्रेशन इसके साथ जो भी होगी। तो इसके लिए हम अगेन कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन पहले इस टर्म को लिख लेते हैं। तो इस टर्म में ये चीज़ जो है ये z पे डिपेंडेंट नहीं है, और साथ में इसके आएगा dz ओवर 2 पाई i, अगेन कॉन्टूर अराउंड w, और साथ में z पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय z माइनस w। अगेन कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करते हैं, तो फंक्शन एट w इज़ dz ओवर 2 पाई i, कॉन्टूर अराउंड w, फंक्शन एट z माइनस w। तो अब अगेन अगर आप कंपेयर करो तो फंक्शन ऑफ z जो है फंक्शन ऑफ z जो है वो है z पावर n प्लस वन, और ये सब कुछ किसके इक्वल होता है, फंक्शन एट w यानी कि w पावर n प्लस वन के, राइट। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो इस सारे इंटीग्रल को w पावर n प्लस वन से, w पावर n प्लस वन, राइट। तो इसको आप यूँ लिख सकते हो प्लस दिस थिंग w पावर n प्लस वन, और अभी इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई है z के रिस्पेक्ट। अब हमारे पास एक ही इंटीग्रेशन रह गई है, तो इसकी दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसको लिख लेते हैं अलग अलग टर्म्स में। सो इट्स समथिंग लाइक दिस, n प्लस वन भी साथ में आना था, n प्लस वन, और ये चीज़ आएगी ऑब्वियसली w पावर, अच्छा अब यहाँ पे w पावर n है और यहाँ पे w पावर ये सब कुछ है, तो m प्लस m n प्लस m प्लस h माइनस वन, ठीक है, साथ में आएगा ये। तो ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म जो है वो है कुछ यूँ, अगेन यहाँ पे ऑब्वियसली जो कंटूर है वो अगेन अराउंड द ओरिजिन है, सो इट विल बी w पावर n प्लस m प्लस h। तो ये प्लस वन और ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ प्लस वन और माइनस वन की, ओके। सो मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं? सो ये दोनों टर्म्स बहुत सिंपल है देखना। पहली टर्म तो बहुत आसान है, अगर आप यहाँ पे जाके देखो ये चीज़, तो हमने दिखा था कि
जो भी यहाँ पे पावर आएगी W की, उसमें से आपने H माइनस करना है और 1 प्लस करना है, तो आपके पास ये आ जाना चाहिए, ठीक है। सो H माइनस करना है और 1 प्लस करना है। सो पहली टर्म में आप H माइनस करो और 1 प्लस करो तो n प्लस m आता है। तो पहली टर्म तो बहुत सिंपल है, वो है ये h टाइम्स n प्लस 1 और phi m प्लस n, तो ये पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म क्या है? दूसरी टर्म को निकालने का भी एक बहुत सिंपल तरीका है, वो आप देख सकते हो कि ये जो है ये फील्ड, इसकी मोड एक्सपेंशन दोबारा लिखते हैं। सो w पावर माइनस m माइनस h phi m, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू w, तो ये बनेगा माइनस m प्लस h w पावर माइनस m माइनस h माइनस 1 टाइम्स दिस। अब अगर हम दोबारा यहाँ से phi m कैलकुलेट करना चाहें तो वो कुछ यूँ बनेगा कि phi m इज़ इक्वल टू, बल्कि सॉरी phi m के साथ ये भी आएगा जो भी होगा यहाँ पे, तो माइनस m प्लस h phi m इक्वल्स, सो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू w, और साथ में ये भी आएगा, और अगेन आपको कुछ ऐसी पावर मल्टीप्लाई करनी है w की कि p प्लस ये सब कुछ जो है ये माइनस 1 हो, तो ऑब्वियसली जो वो पावर w की है वो है m प्लस h, सो m प्लस h, राइट। तो ये आपको सेकंड टर्म आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। अब ये देखो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पावर में जो भी आ रहा है w की, उसमें से h माइनस करना है और वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है ये सब कुछ, इसमें से h माइनस करेंगे तो n प्लस m आएगा दोबारा। तो जो सेकंड टर्म है वो है n प्लस m, लेकिन साथ में ये सारा फैक्टर भी है। तो ये फैक्टर क्या है? जो भी यहाँ पे है उसका नेगेटिव यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है? ये है n प्लस m प्लस h, तो यहाँ पे आएगा माइनस n प्लस m प्लस h। तो ये हमारी दोनों टर्म्स बन चुकी हैं अब, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनता है h n प्लस h माइनस n माइनस m माइनस h होल थिंग मल्टीप्लाइड विद m प्लस m। तो ये बनता है, अगर आप ये देखो h कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो h माइनस 1 n माइनस m टाइम्स दिस थिंग। तो ये हमने अब कैलकुलेट कर लिया है, ये कम्यूटेशन रिलेशन ln phi m इज़ इक्वल टू h माइनस 1 n माइनस m दिस थिंग, राइट। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन है। और अगर आप गौर से देखो तो हमने यहाँ पे बीच में ये ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन यूज़ की थी, इसकी t और phi की, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन जो है वो इक्विवेलेंट है इस कम्यूटेशन रिलेशन के, ठीक है। और चूँकि मैंने जो ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन यूज़ की थी वो सिर्फ तब ठीक होती है जब phi एक प्राइमरी फील्ड हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है ये भी सिर्फ तभी ठीक है जब phi जो हैं ये प्राइमरी फील्ड के मोड्स हों, ठीक है। तो ये भी एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है phi की, एक प्राइमरी फील्ड की, कि एक फील्ड phi ऑफ w तब प्राइमरी है कि जब उसके मोड्स ये वाला कम्यूटेशन रिलेशन जो है ये सेटिस्फाई करें ln के साथ, ठीक है। तो ऐसी फील्ड को प्राइमरी फील्ड कहते हैं। सपोज़ करो कि अगर मैं कोई अगर सपोज़ करो एक ऐसी फील्ड है जिसके मोड्स ये कम्यूटेशन रिलेशन जो सेटिस्फाई करते हैं ओनली व्हेन n इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 या फिर 0, सिर्फ इन वैल्यूज़ ऑफ n के लिए करते हैं, तो ऐसी फील्ड को हम कहते हैं क्वाज़ाई प्राइमरी फील्ड, ठीक है। सो क्वाज़ाई प्राइमरी फील्ड जो है satisfy this only for n is equal to 0 और प्लस माइनस 1। और अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी आपको क्वाज़ाई प्राइमरी फील्ड की डेफिनेशन बताई हुई है। वो डेफिनेशन ये थी कि क्वाज़ाई प्राइमरी फील्ड जो है वो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉलो करती है जो कि मैंने प्राइमरी फील्ड्स के लिए बताया था। इस तरह का लॉ
लेकिन मैंने कहा था कि वो सिर्फ ये वाला लॉ तब फॉलो करती हैं जब जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि z गोज़ टू सम फंक्शन ऑफ x z, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ एक ग्लोबली डिफाइंड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी कि ये कोई मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसकी हमने बात की थी कुछ वीडियोस पहले, ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि वो विरासोरो जनरेटर्स जो कि इन पर्टिकुलर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, दे आर ओनली L0 या फिर L+-1, और ऑब्वियसली L बार में भी, यानी कि उनकी मैं बात नहीं कर रहा अभी, यानी कि L बार भी आता है, L बार वाले भी आते हैं इसमें। तो ये कोई हैरानगी नहीं है कि सिर्फ इनके लिए अगर कोई फील्ड ये पर्टिकुलर कंप्यूटेशन रिलेशन सेटिस्फाई करती है तो वो क्वाज़ी प्राइमरी है, और वो डेफिनेशन कंसिस्टेंट है इस दूसरी डेफिनेशन के साथ जो मैंने पहले आपको दी थी। लास्ट चीज़ ये है कि हम अगली वीडियो में देखेंगे कि जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है इटसेल्फ वो एक क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड है, और उसकी कुछ और जो बहुत ही ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी हम अगली वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।